हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली तो है चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर आपने देखा होगा Q इज इक्वल टू किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा 1 माइक्रो कूलम। तो ये केवल मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक, तो चार्ज इज स्केलर बिकॉज देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, इसलिए चार्ज जो है वो स्केलर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने लगे तो चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है। लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उसमें मास जरूर होगा। ठीक, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता। किसी भी बॉडी में मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर चार्जिंग some mass of body changes। किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करेंगे तो उसका थोड़ा सा मास भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है देखिए, अगर मान लीजिए ये बॉडी है जिस पर n का मास है और इससे हमने कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, तो जब इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना मास होता है, बहुत ही कम होता है लेकिन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो जैसे दो इलेक्ट्रॉनों को अगर हमने बाहर निकाल लिया तो समझ लीजिए 2 के इक्वल इसका मास कम हो जाएगा। यानी कि चार्ज करने के बाद जैसे इलेक्ट्रॉनों को हमने बाहर निकाल दिया तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज करने के बाद अब उसका जो मास होगा m डैश, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो m डैश की वैल्यू लेस देन m हो जाएगी और बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक, ये बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now fifth point is charge is quantized। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। मींस चार्ज Q is equal to प्लस माइनस Ne के फॉर्म का होता है, where n is 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी किसी बॉडी पर चार्ज होगा Q is equal to प्लस माइनस E के फॉर्म का, यानी एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक, या Q is equal to प्लस माइनस 2E के इक्वल, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, यानी क्वांटाइज्ड होगा। कभी भी चार्ज आपको ऐसा नहीं मिलेगा Q is equal to E/2, Q is equal to 1/3E, इस टाइप का चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटा के फॉर्म में होता है। यानी किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या बॉडी में आएंगे इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना। हाफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिस पर Q इज इक्वल टू 2 कूलम का चार्ज है।
ठीक, और इससे हम इस बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे सपोज दैट चार्ज का ट्रांसफर करने पर इसको 1 कूलम का चार्ज मिल गया, तो अब इसके ऊपर कितना बचेगा, 1 कूलम का चार्ज, है ना। यानी कि इस बॉडी पर अब 1 कूलम चार्ज हुआ और इस बॉडी पर भी 1 कूलम चार्ज हुआ, तो टोटल चार्ज की वैल्यू अब भी कितनी है, Q टोटल विल बी इज इक्वल टू 2 कूलम। और इनिशियली भी Q टोटल की वैल्यू कितनी थी, 2 कूलम, केवल इस पर चार्ज था, ठीक, उस पर नहीं था। तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, लेकिन ट्रांसफर होने पर जो नेट चार्ज की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। यही चार्ज कंजर्वेशन कहलाता है। चार्ज कंजर्वेशन का हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। एक तो एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। जैसे सपोज दैट दिस इज द न्यूक्लियस and this is our gamma rays। तो गामा रेस को अगर न्यूक्लियस के ऊपर हम बम्बार्ड कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इनिशियली देखिए हमारे पास रेज है, यानी कि एनर्जी, तो इनिशियल चार्ज कितना है, 0, और फाइनल में एक पॉजिट्रॉन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है। जितना प्रोटॉन पर यानी पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो Q फाइनल की वैल्यू भी क्या है, 0। तो इनिशियल में चार्ज हमारे पास 0, फाइनल में भी चार्ज 0, ये शो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और एग्जांपल है हियर एनिहिलेशन। ये हम मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे एग्जांपल, अभी हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए यहां पर इनको ले रहे हैं। तो देखिए पेयर एनिहिलेशन में अगर एक पॉजिट्रॉन है आपके पास और एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की जब आपस में बम्बार्डमेंट कराते हैं तो 2 गामा फोटॉन्स की इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें भी देखिए इनिशियल में नेट चार्ज कितना है, 0, और फाइनल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो Q फाइनल की वैल्यू भी 0। तो ये दोनों एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7। चार्ज इज invariant, means charge do not depends upon its state of rest or motion। ठीक, इसका मतलब है कि चार्ज रुका हुआ है या मोशन में है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये इनवेरिएंट होता है, चेंज नहीं करता है। जैसे सपोज दैट कोई बॉडी है, इस पर इनिशियली चार्ज Q नॉट का है और ये बॉडी अभी रेस्ट पर थी, फिर उसके बाद यही बॉडी v is equal to c/2 where c is the velocity of light। मान लीजिए इतनी वेलोसिटी से ये बॉडी चलने लगती है और इस पर चार्ज Q डैश होता है, तो Q डैश की वैल्यू अब भी Q नॉट के ही इक्वल होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं करती। लेकिन जो मास है, ठीक, लेंथ ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी और स्पेसिफिक चार्ज, ऐसी कई सारी क्वांटिटीज हैं, ये वेरी करती है जब ये बॉडी लाइट की वेलोसिटी से मोशन करती है। तो ये वैल्यूज चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, दैट इज मास के लिए m is equal to m0 upon under root 1 minus v square by c square पढ़ी थी। ठीक, इसमें मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, ये मूविंग मास है, ये रेस्ट वाला मास है, ये वेलोसिटी है। अब इसमें जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कंपैरेबल टू लाइट है, लाइट की कंपैरेबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो मास इंक्रीज कर जाता है। ठीक, अगर लेंथ के बारे में हम पढ़े तो लेंथ के बारे में फॉर्मूला था L is equal to L0 upon
√1 + v² / c²। इसमें ये वैल्यू इंक्रीज होती तो लेंथ डिक्रीज होती, ठीक। तो L क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर मास इंक्रीज करेगा, ठीक। इसी तरीके से एरिया, जब लेंथ डिक्रीज कर रही है तो एरिया भी डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, ठीक। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी D इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और मास इंक्रीज होगा तो भी डेंसिटी बढ़ेगी, तो फिर डेंसिटी ओवरऑल क्या होगी, इंक्रीज। सो डी इंक्रीजेस, डी इंक्रीज करेगा, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू होता है Q/m। अगर कोई बॉडी लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी से चल रही है तो Q पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मास अगर इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज करता है, ये वैल्यू डिक्रीज होती है स्पेसिफिक चार्ज। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक। मूविंग चार्ज का मतलब कि चार्ज एक्सीलरेटेड होना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी चार्ज, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये रेस्ट पर है, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक चार्ज। अगर ये चार्ज v की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। और अगर यही चार्ज एक्सीलरेटेड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड एनर्जी रेडिएशन भी देगा, एनर्जी भी रेडिएट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेम टाइप चार्जेस repel to each other and opposite charges attract to each other, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर अपोजिट टाइप के चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, charge resides on outer surface of the conductor। किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो याद रखिएगा कि चार्ज देने पर वो क्यों हमेशा उसके आउटर सरफेस पर स्प्रेड आउट हो जाता है, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दूरी पर रहना चाहते हैं। तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो बनती है वो इसके डायमीटर की बनती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जो चार्ज अपोजिट पोजीशन में होंगे वो सरफेस पर सबसे मैक्सिमम दूरी पर होंगे, वो डायमीटर के अलाउंग। तो इस तरीके से चार्ज डायमीटर के अलाउंग एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाता है ना। चार्ज पूरा कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और आउटर सरफेस पर